नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले टीम बीजेपी का ऐलान हो चुका है। आज सुबह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की सूची में कुल 38 नाम हैं, यानी ये हैं इस वक्त 38 नए कमांडर। इसमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बिठाया गया है। टीम नड्डा में पीएम मोदी के विजन और अमित शाह की रणनीति की झलक साफ साफ नजर आती है। क्या बीजेपी की नई सूची की इनसाइड स्टोरी आप समझना चाहते हैं तो लगातार भारत 24 पर मेरे साथ बने रहिए। अगले इस पूरे घंटे में मैं आपको समझाऊंगी कि क्या है बीजेपी की पूरी इस सूची की इनसाइड स्टोरी और क्या है बदलाव के मायने। इन सभी पर हम करेंगे बात। उससे पहले आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। दो 2024 के महासमर को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ पीएम मोदी और अमित शाह उन राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो बीजेपी ने अब संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया है। 2024 से पहले जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान हो गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का खास ध्यान रखा गया है। तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। वहीं यूपी में बीजेपी का पसमानदा मुस्लिमों पर कितना फोकस है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पसमानदा समाज के आने वाले एमएलसी तारिक मंसूर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। वसुंधरा राजे, पूर्व सीएम राजस्थान, डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व सीएम छत्तीसगढ़, रघुवर दास, पूर्व सीएम झारखंड। बीजेपी ने 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं, जबकि 8 लोगों को महामंत्री बनाया है। इसके साथ ही 13 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीएल संतोष राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, शिव प्रकाश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री। कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी यूपी से आने वाले राजेश अग्रवाल को सौंपी गई। पंकज मुंडे महाराष्ट्र, अलका गुर्जर राजस्थान, आशा लकड़ा झारखंड। राष्ट्रीय महामंत्रियों की नियुक्ति में यूपी और एमपी का भी खास ख्याल रखा गया। इन्हें मिली राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी। अरुण सिंह उत्तर प्रदेश, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश, दुष्यंत कुमार गौतम दिल्ली, तरुण चुग पंजाब, विनोद तावड़े महाराष्ट्र, सुनील बंसल राजस्थान, राधा मोहन अग्रवाल उत्तर प्रदेश। बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और वो 2024 के महासमर के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के नए योद्धा अब संगठन मजबूती और बूथ की ताकत बढ़ाने पर काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देखिए, जो बीजेपी के कमांडर है उनकी ये सूची मेरे पास भी है और इन्हीं सूची के जरिए पूरा खाका तैयार हो चुका है। ये बताता है कि क्या विजन है, किस विजन के साथ में बीजेपी जाने वाली है। एक एक नाम के साथ में इनसाइड स्टोरी जुड़ी हुई है। इन 38 के 38 टीम के जरिए सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है। पीएम मोदी के विजन की इसमें झलक नजर आती है। 2024 के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि फिलहाल 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी कमर कस ली है और उसके लिए टीम भी पूरी तैयार कर ली है। हमारे साथ में इस वक्त विपिन जी हैं, हमारे मेहमान इस वक्त पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। साथ ही साथ मेरे कई सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश विद्यार्थी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ में, कैलाश जायसवाल छत्तीसगढ़ से, अखिलेश सोलंकी मध्य प्रदेश से हमारे साथ में इस वक्त हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यूपी की बात कर लेते हैं, क्योंकि यूपी में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यही वजह है अवनीश कि यूपी के ऊपर जब नामों का चयन हो रहा था तो पूरा मंथन किया जा रहा था।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पूजा। और जिस तरीके से कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, और ये हमने देखा है 2014 में, 2019 में, अगर दिल्ली में एनडीए की सरकार बनी है तो उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की रही है। उत्तर प्रदेश से मिली हुई जीत ने एक बड़ा जो है रोल अदा किया है, अहम रोल अदा किया है बीजेपी की शख्सियत में। खासतौर पर समूचे देश में जिस तरीके से बीजेपी का विस्तार हुआ, उसमें प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, इसके अलावा रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से सांसद हैं, कई मंत्री राज्यसभा के सदस्य उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये बेहद अहम हो जाता है। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश से तमाम नेताओं को तरजीह मिलती है तो इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की का रसूख जो है वो दिल्ली दरबार में किस तरीके का। और आप देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी, आपको याद होगा 2014 में उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी, 73 लोकसभा की सीटें मिली थी। उनकी तस्वीरें कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको वायरल होती हुई दिखाई देगी। हाल के दिनों में उनको जो है प्रभारी बनाया गया झारखंड का, उनको राज्यसभा की सीट दी गई, राज्यसभा भेजा गया। इसी तरीके से डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जिन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर की सीट छोड़ी थी, पिछले 4 बार से लगातार वो गोरखपुर से निर्वाचित होते आ रहे थे। आरएसएस के बैकग्राउंड के डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो मुफ्त में लगातार बच्चों की चिकित्सा जो है वो सालों से करते आ रहे थे। तो 4 बार से वो विधायक थे। इस बार उन्होंने सीट योगी के लिए छोड़ी तो पार्टी ने उनको पहले राज्यसभा भेजा, फिर केरल का प्रभारी बनाया और अब उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। सुनील बंसल भी भले राजस्थान से, लेकिन उनकी कार्यस्थली, कर्मस्थली, उनको पहचान उत्तर प्रदेश से मिली। तो वो भी आप देखिए, शिव प्रकाश जो सह संगठन मंत्री हैं लगातार बने, वो भी उत्तर प्रदेश से है। रेखा वर्मा धौरहरा से सांसद, दूसरी बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक बार रुक लेते हैं। मैं अवनीश आपके पास वापस लौटती हूँ। अदिति नागर हमारे पॉलिटिकल एडिटर, देखिए बार बार आपको बता रहे हैं कि पूरी इनसाइड स्टोरी को अगर आप समझना चाहते हैं, ये जो 38 कमांडर तैयार हुए हैं बीजेपी के, वो जरा समझिए किन कारणों से, किस आधार पर, क्या क्या उसके पीछे का मकसद है, क्या रणनीति है, वो जरा बारीकी से समझिए। अदिति की जुबानी हमारी पॉलिटिकल एडिटर पूरा इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। अदिति, पहला सवाल ये है कि ये जो बदलाव किए गए हैं, इस बदलाव के पीछे की रणनीति क्या है? इसकी बदलाव की अगर एक लाइन की रणनीति है 2024 का चुनाव, 2024 का रट। अब आपको बता देते हैं कि देखिए, जिस दिन कार्यकारिणी थी दिल्ली में एनडीएमसी में, वहां पर जिस बिल्डिंग में थी, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े फैसले पूरी टीम ने लिए थे। पहला था कि जेपी नड्डा के उसको विस्तार करना, 1.5 साल का उनको कार्यकाल एक्स्ट्रा दिया गया, क्योंकि 2024 का चुनाव उनके अध्यक्षता में होगा। तभी तय हो गया था कि अभी एक नई टीम होगी या इसी टीम में विस्तार होगा, बदलाव होगा, जो आज हुआ। उसी दिन एक और बात कही गई थी जिसकी बहुत चर्चा हुई, कई बार बहुत ज्यादा हुई, कई बार उसे कम करने की कोशिश की। वो चर्चा थी कि पसंदा मुसलमानों तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग पहुंचे, उनसे समझे क्या चाहते हैं और उनको बताएं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा विकास का मॉडल क्या है और हम आप लोगों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। अब आज की इस विस्तार में आपको समझते हैं, दूर से देखेंगे तो लगेगा बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं, लेकिन ब्राह्मण बढ़िए वाली पार्टी का जो शिफ्ट देखेंगे आप ओबीसी की तरफ, किस तरीके से इस पूरी टीम में सारे क्षेत्र, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी कह लें तो सारे वैसे नहीं होंगे, लेकिन लगभग सारे क्षेत्र जहां से 2024 के लिए जीतना, वहां के संगठन को मजबूत करना और उनका तमाम जो ओवरव्यू है वो, और दूसरा सोशल इंजीनियरिंग। अब आपको पहले उन लोगों के नाम बताए थे जो इसमें से आउट हुए। देखिए 3 उपाध्यक्ष हटाए गए हैं, राधा मोहन सिंह, भारती बेन सियाल और दिलीप घोष, तीनों सांसद हैं और तीनों को इसलिए भेजा गया है। देखिए संभवतः राधा मोहन सिंह बिहार का बड़ा चेहरा है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन उनको गवर्नर बना के भेजा जा सकता है। लेकिन अभी उनको ये कहा गया है कि आप अपने संसद इलाके में जाएं और वहां पर जबरदस्त काम करें, यानी कि रणनीति 2024। भारती बेन साइकिल कोई नया गुजरात से नाम नहीं है, लेकिन इनको भेजा गया है क्योंकि उस इलाके का काम करें। दिलीप घोष उस इलाके का काम करें। मैं आपको जल्द से बता देती हूँ, 2 राष्ट्रीय महामंत्री सीटी रवि आने वाले कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके अलावा एमपी दिलीप सिकिया आसाम से हैं, उनको आसाम भेजा गया है कि अपनी तैयारी शुरू करें। इसके अलावा देखिए, एक सुनील देवधर आसाम से आते हैं, बहुत बेहतरीन काम किया है, उन्होंने जिताया भी है ना सिर्फ असम को, सेवन सिस्टर्स को, लेकिन उनको हटाया गया है, बाकी नाम को रिप्लेस किया गया है। अब देखिए 3 राष्ट्र सचिव को हटाया गया है। पहला विनोद सोनकर और हरीश द्विवेदी, दोनों सांसद हैं, दोनों को अपने इलाकों में अपनी तैयारी करने के लिए भेजा गया है। इसके अलावा आप देखिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी से आते हैं, लोकसभा में है और ब्राह्मण चेहरा है, सोशल इंजीनियरिंग। ए के एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को इसमें रखा गया है, यानी जिनको रखा गया है
वो राज्यसभा सांसद हैं, जिससे वो काम करें। राज्यसभा के व्यक्ति संगठनात्मक शैली से महत्वपूर्ण होते हैं, संगठन में ओवरव्यू होता है कैसे काम करना है, और जो लोकसभा सांसद इसमें शामिल थे उनको बाहर भेजा गया है। इसलिए नहीं कि उनकी परफॉर्मेंस खराब थी, बहुत बैलेंस करके कि उनसे उनके इलाके में या तो बेहतर काम कराना है या उनको मतलब इस बार के बदलाव में डिमोशन किसी का नहीं है, जिम्मेदारी बदल दी गई है और वो जिम्मेदारी और ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल। अब देखिए छत्तीसगढ़ से, जैसे छत्तीसगढ़ सरोज पांडे, उनको वो बड़ा चेहरा है छत्तीसगढ़ का, इसके अलावा उनको इंडक्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ से और भी लोग हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम ये है कि रमन सिंह वोट मोबिलाइज नहीं कर सकते, चुनाव सिर पर खड़ा है असेंबली इलेक्शन के लिहाज से, और वहां पर 51% ओबीसी। तो आप ये कह रही हैं कि एक एक सीट को भेदने की तैयारी की है। ये जो सुपर 38 की टीम तैयार हुई है, इसके अलावा और लोगों की जो जिम्मेदारी तय की गई है, उसके जरिए एक एक सीट पर फोकस है, और ये है रणनीति बीजेपी की जाहिर तौर पे। और उससे बड़ा आप वो देखिए फैक्टर पसंदा मुसलमान, जैसे मैंने कहा आपको कि ब्राह्मण बनने वाली पार्टी ओबीसी की पार्टी के रंग में रंग रही है, ना सिर्फ हिंदू वोटर्स में बल्कि मुसलमान वोटर्स में भी। पसंदा मुसलमान वो लोग हैं जो सबसे पिछड़े तबके से आते हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, और नरेंद्र मोदी ने जब से आए 2014 से देश को मूलभूत सुविधाएं दी हैं, घर, टॉयलेट, गैस। तो आप ये कह रही हैं कि पसमानदा मुसलमानों के जरिए एक तीर से कई निशान लगाने की कोशिश है। पहला, पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं हैं, उसका लाभ सीधे तौर पर उनको पहुंचाया जा रहा है, एक वो कनेक्शन। प्लस आप उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं के नेताओं को उठाकर लेकर आ रहे हैं। यही वजह है कि तारिक मंसूर को यहाँ प्रेफरेंस दी गई। बिल्कुल दी गई, और एक अपना इंटरनेशनल और नेशनल परसेप्शन भी बदला गया। जो एक परसेप्शन था, देखिए भले ही रणनीति दो है, मतलब दो नाव में पैर है। एक तरफ तो हम दिसंबर से पूरा राम मंदिर और तमाम चीजें होंगी, दूसरी तरफ एक इंटरनेशनल परसेप्शन। अभी यूएस गए थे, तमाम जगह वो अभी हाल ही में और भी अरब कंट्रीज भी गए जहां पर वो मस्जिद भी होकर आए, लेकिन एक परसेप्शन यूएस में बना गया कि आप एंटी मुसलमान है, उसको भी यहाँ पर तोड़ा गया है कि मुसलमानों का सबसे पिछड़ा तबका और महिलाएं जिनके पास वो ताकत नहीं है, उन लोगों को हमने भेजने की कोशिश की, चाहे 3 तलाक से की या पसमंदा मुसलमान। और लगातार संघ भी ऐसे लोगों से मुलाकात कर रहा है, मुसलमान गुटों से मुलाकात कर रहा है जो समझे, जो भविष्य में अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, जो प्रोग्रेसिव हैं, उन लोगों से बातचीत हो रही है, जिससे वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है आदिति, मैं आपके पास भी वापस लौटती हूँ। बाकी के और जो हमारे सहयोगी हैं उनका तरफ भी एक बार रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में लगातार अखिलेश भी बने हुए हैं। अवनीश, मैं आपकी तरफ भी रुख करूंगी क्योंकि आपकी बात अधूरी रह गई थी। अखिलेश, मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो किस लिहाज से आप देख रहे हैं फिलहाल इस सूची में जगह मध्य प्रदेश के लिए? देखिए, मध्य प्रदेश का जिक्र करें तो मध्य प्रदेश में 3 बड़े जो नेता हैं, सौदान सिंह जी उपाध्यक्ष, कैलाश विजयवर्गीय महासचिव और ओम प्रकाश ध्रुवे राष्ट्रीय सचिव, तीनों को कंटिन्यू किया गया है। और सुधीर गुप्ता जो है उनको बाहर किया गया है, वो कोषाध्यक्ष के रूप में सहयोग कर रहे थे वहां पर। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जो संघनिष्ठ हैं, चाहे सौदान सिंह जी और संगठन की उनकी जो खूबियां हैं वो तमाम लोग जानते हैं। राजनाथ सिंह के बेहद करीबी हैं और क्षत्रिय हैं। दूसरा, कैलाश विजयवर्गीय प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल थे, पहले भी महासचिव रहे, कंटिन्यू उनको किया गया, लेकिन अब लगता है कि महासचिव बनने के बाद उनको कोई जिम्मेदारी दी जा सकती किसी राज्य की। हालांकि उनको मालवा की पूरी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश चुनाव के लिहाज से दी गई है। ओम प्रकाश ध्रुवे का जिक्र करें जो राष्ट्रीय सचिव हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी बहुत ज्यादा है और ऐसा माना जाता है कि 35 सीटें तो रिजर्व है और 80 सीटों पर असर है, यानी कि 80 सीटें ध्रुवे के जरिए साधने की कोशिश है। तीनों संघनिष्ठ हैं। तो जिस तरह से चेक एंड बैलेंस की राजनीति मध्य प्रदेश में हुई है, खासतौर से अमित शाह जिस तरह से सक्रिय हैं, तीसरा दौरा कल उनका भोपाल का होना है, और उसके बाद संगठन में अगर चेंज हो रहा है और कैलाश जी का कद एक बार फिर से बढ़ना, यह दिखाता है कि जिस तरह मध्य प्रदेश में वो अध्यक्ष की रेस में थे, लेकिन बीडी शर्मा को कंटिन्यू किया गया, कैलाश जी को महासचिव बनाकर मध्य प्रदेश में उनकी जो एक तरह से मजबूत गढ़ है मालवा और निमाड़ का, वहां पर पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश है। मतलब चुनावी राज्य में किसी को नाराज नहीं किया सकता। बिल्कुल, चुनावी राज्य में किसी को नाराज नहीं किया सकता। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। कैलाश जायसवाल छत्तीसगढ़ से हमारे साथ में है। छत्तीसगढ़ जी कुछ जी क्या कहना है अखिलेश? जी, मैं यही कह रहा था, जैसा आप कह रहे हैं कि चुनावी राज्य में किसी को नाराज भी नहीं करना, और साथ में क्योंकि सबको मिलकर चुनाव लड़ना है तो सबको एक कैसे किया जाए उसकी भी रणनीति, तो सेंटर की टीम में और मध्य प्रदेश की टीम में सामंजस्य बिठाया गया। जी एग्जैक्टली। कैलाश जायसवाल, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इस टीम में छत्तीसगढ़ के चेहरों को भी शामिल किया गया। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी एक एक सीट और हर वोट बैंक पर
सीधी सीधी नजर है प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ये जो त्रिमूर्ति है बेसिकली बीजेपी की उसकी? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ से 3 चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह है, वो पहले से ही शामिल थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हुए थे, उनका जो कद है वो अभी भी बना हुआ है। इसके बाद अगर कहीं मैं बात करूं सरोज पांडे की, तो सरोज पांडे जो है वो दुर्ग विधानसभा क्षेत्र से है और उनके बाद वो एक ब्राह्मण समाज से आती हैं और इसलिए उनको भी शामिल किया गया है। और अगर लता उनसेंडी जो तीसरा चेहरा है लता उनसेंडी का, लता उनसेंडी जो है वो बस्तर से आती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बस्तर का अहम भूमिका रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बस्तर की 12 सीटें अगर कहीं आप जीत लिए तो छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना आसानी होता है, इसीलिए बस्तर से जो एक चेहरा जो था उसको लिया गया है। ठीक है, विपिन जी भी लगातार बने। विपिन जी, अगर इस पूरी टीम का लबो-लुआब आप देख रहे हैं तो कैसे? देखिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है और अगर हम माननीय प्रधानमंत्री की बात करें तो एक बात तय है कि वो टफ टास्क मास्टर की तरह जाने जाते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उम्मीदें भी एक आम आदमी की 7वें आसमान पर है, 21वीं सदी है, तो यहाँ पर बेशुमार चुनौतियां हैं सामने, राह किसी के लिए आसान नहीं होगी। और फर्क है, मैं देखिए अगर आप इसका आकलन करते हैं तो एक बात समझनी चाहिए जो बड़ी जरूरी है कि 2 जो बड़े राष्ट्रीय दल हैं, कांग्रेस पार्टी जिसको ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी कहा जाता है, जो स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसका हिंदुस्तान की राजनीति में कितने महानुभाव दिए हैं किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। और वो महज राहुल गांधी जब अध्यक्ष थे तो बोला करते थे कि हम संगठन को मजबूत करेंगे, लेकिन कथनी और करनी में बहुत फर्क है कि वो महज बातों में रह जाता था। यही बात है भाजपा की, जिसके लिए 2014 में 2019 में प्रचंड बहुमत मिला, जनता ने अपना जनादेश दिया, अपना बेशकीमती वोट दिया, उन पर भरोसा जताया। उसके पीछे कारण है उनका पीएम मोदी के संगठन। विजन को इसमें कैसे आप देख रहे हैं? मतलब ये जो टीम 38 तैयार हुई है इसमें पीएम मोदी का विजन किस तरह से है, उसका निहितार्थ कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, एक अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड के आधार पे सारे फैसले लिए जाते हैं। कि जैसे उदाहरण के तौर पे जब दूसरा कार्यभार संभाला था बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो वहां पर 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड साझा करा था और यही अपेक्षा करी जाती है नेताओं से। और सूबे का जो मुखिया हो और अगर प्रधानमंत्री हैं तो वहां पर वो रिपोर्ट कार्ड के आधार पर चयन करते हैं कि कौन किसको क्या ओहदा दिया जाए, किस पद पे बिठाया जाए और क्या जिम्मेदारी दी जाए। क्योंकि यहाँ पर चुनावी मैदान में फिर दोबारा जाना है और विपक्ष, बिल्कुल विपक्ष, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि विपक्ष बुलंद तरीके से, मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठाए, सरकार की कमी पेशियों को घेरे या कमी पेशियां उजागर करे, उनको घेरे। तो यहाँ पर अब अच्छी बात है कि यहाँ पर जो बदलाव आया है और कुछ जो पुराने चेहरे थे उनको हटाकर नए लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, तो यहाँ पर उससे बिल्कुल एक साफ संदेश है कि कमर कस ली है भाजपा ने और अच्छी जो रणनीति के तहत ही भाजपा चलती है और रणनीति पे ही बहुत कुछ निर्भर करने वाला है 2024 का बड़ा वाला चुनाव। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास में। अवनीश, जिस तरह से हम देख रहे हैं यूपी के 6 चेहरों को इसमें शामिल किया गया संगठन के अंदर, और इसमें बड़ी बात यह है कि सभी को साधने की कोशिश की जा रही है, फिर चाहे जिनका जिक्र आपने किया, चाहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की बात हो, चाहे इसके अलावा जो और महिलाएं हैं उनका जिक्र ही क्यों ना किया जाए। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो एक बात तो समझ में आती है कि यूपी के अंदर पूरी सोशल इंजीनियरिंग करके इन चेहरों को वहां पर फिट किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें पूरी सूची तो आप शुरुआत से शुरू करें। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ से आते हैं, ब्राह्मण समाज के हैं, लगातार संगठन के लिए आरएसएस के बाद फिर एबीवीपी और फिर बीजेपी के लिए लगातार काम करते रहे, पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता के रूप में रहे। जब उनको प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया उसके बाद लंबे समय तक मेन स्ट्रीम में नहीं लौटे थे, लेकिन जब वापसी हुई तो जोरदार वापसी हुई है, लगातार उनको जिम्मेदारियां मिल रही हैं। अब वो जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बना दिए गए। इसी तरीके से देखिए आप जो सुरेंद्र नागर हैं, गुर्जर समाज से आते हैं, नोएडा से पहले लोकसभा के भी सांसद रह चुके हैं, दूसरी पार्टी से लगातार राज्यसभा में जा रहे हैं, यंग हैं, लगातार पार्टी उस इलाके में गुर्जर वोटों के लिए कहीं ना कहीं उनको आगे लेकर के जा रही है, उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। इसी तरीके से रेखा वर्मा जो 2014 और 2019 से लगातार सांसद है धौरहरा की सीट से, उनको एक बार फिर जो है उपाध्यक्ष बनाया गया। तो एक महिला प्रतिनिधित्व जो है वो संगठन के अंदर उत्तर प्रदेश से होना ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगी तो आप देखेंगे किस तरीके से चाहे
चाहे राधा मोहन दास अग्रवाल जो गोरखपुर से विधायक थे, फिर राज्यसभा भेजे गए और अब उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। उनको इससे पहले केरल की और लक्षद्वीप की जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी तरीके से जो अलग अलग बदलाव पार्टी ने किए हैं, जिन दो नेताओं को भी हटाया गया है, हरीश द्विवेदी और विनोद सोनकर, जैसे अदिति बता रही थी, ये भी अटकलें हैं कि इन नेताओं को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आने वाले दिनों में ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अगर संगठन में रिसफल हुआ है तो क्या मंत्रिमंडल में भी रिसफल होने जा रहा है और उसमें उत्तर प्रदेश को किस तरीके से भूमिका मिलती है। पहले ही प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा जो शहरी विकास मंत्री हैं देश के, हरदीप पुरी, वो भी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं। तो तमाम अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं नेता, और ऐसे में तमाम और जो नए लोग जुड़ रहे हैं, चाहे संगठन में या पार्टी के कैबिनेट में। अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी अब इसी के साथ ये तब्दीलियों के अटकलें शुरू हो गई हैं कि यूपी में भी मंत्रिमंडल विस्तार बहुत जल्द हो सकता है अगस्त के पहले दूसरे सप्ताह में सभी के पास वापस लौट रही हूं। देखिए पूरी इनसाइड स्टोरी आप देख रहे हैं, ये जो स्पेशल 38 तैयार हुए हैं, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी को बारीकी से आपको समझा रहे हैं भारत 24 पर मेरे तमाम सहयोगी लगातार आपको अपने अपने राज्यों से। अदिति पॉलिटिकल एडिटर हमारी लगातार आपको राजनीतिक लिहाज से हर एक बारीक बात को बता रहे हैं जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।